दिया है कि ये यात्रा नहीं रुकेगी। 84 कोसी परिक्रमा पर मचे विवाद पर अखिलेश सरकार का बचाव करते हुए दिग्विजय सिंह ने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि चैत्र के समय हर बार ये परिक्रमा होती है और नए समय पर परिक्रमा करके ये दल विवाद खड़ा करना चाहता है। रुपए को लेकर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के आश्वासन के बाद शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार देखा गया। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए 25 पैसे की मजबूती के साथ सुधर कर 64.30 पर पहुंच गया। देश में इंटरनेट यूजर्स आबादी का आंकड़ा 7 करोड़ 39 लाख पर पहुंच गया है। इस मामले में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सिर्फ चीन और अमेरिका ही इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत से आगे हैं। खेल मंत्रालय ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार की मूल सूची को जारी कर दिया है। लिस्ट में महिला एथलीट कृष्णा पुनिया का नाम ही नहीं है, जिसके साथ उनके खेलों का सर्वोच्च सम्मान हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मंत्रालय ने साफ संकेत दिए हैं कि पुरस्कार के लिए चयनित खिलाड़ियों की मूल सूची में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। छात्रों और राजनीतिक दलों के विरोध को देखते हुए एक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म मद्रास कैफे तमिलनाडु में शुक्रवार को रिलीज नहीं होगी। फिल्म में लिट्टे को गलत तरीके से पेश करने के आरोप को लेकर तमिलनाडु समेत कई राज्यों में इस फिल्म का भारी विरोध हो रहा है। शाहरुख खान की हालिया रिलीज फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस थमने का नाम नहीं ले रही है। 100 करोड़ और 150 करोड़ के रिकॉर्ड बनाने के बाद अब चेन्नई एक्सप्रेस ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। शाहरुख ने चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस पर पूरी टीम के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। सक्सेस पार्टी में फिल्म प्रोडक्शन की पूरी टीम मौजूद थी। अश्लील गानों के लिए विख्यात पंजाबी सिंगर हनी सिंह के कनाडा में होने वाले कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। यहाँ के ऑन्टेरियो इलाके में होने वाले इस प्रोग्राम का विरोध करने वालों का कहना है कि हनी सिंह के गीतों के बोल आक्रामक और बेहद अश्लील होते हैं। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होसानी मुबारक जेल से रिहा कर दिए गए हैं। उन्हें राजधानी काहिरा के तोरा जेल से हेलीकॉप्टर से बाहर ले जाया गया, लेकिन रिहा किए जाने के बाद उन्हें नजरबंद रखा जाएगा। हालांकि मुबारक पर भ्रष्टाचार और प्रदर्शनकारियों की हत्या से जुड़े आरोप अभी भी बरकरार हैं। सीमा पार कर पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले एक भारतीय किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोर ने पुलिस को बताया कि उसने 2 महीने पहले अपनी मां के साथ झगड़े के बाद गुस्से में घर छोड़ दिया था और इधर उधर भटकते हुए गलती से पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा राजभवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के मौके पर कहा कि अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 2% है, लेकिन साल 2012 की अखिल भारतीय सिविल सेवाओं में यहाँ के छात्रों की संख्या 7% थी, जो गौरव की बात है। भारत पाक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका ने कहा है कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और हम नियंत्रण रेखा पर हो रही हिंसा को लेकर चिंतित हैं। अमेरिका ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को लेकर सभी बातें दोनों देशों को तय करनी है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रांडिंग क्रिकेट की होती थी या फुटबॉल की हुई, हॉकी की हुई, बैडमिंटन सबने खेला जरूर, लेकिन लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। चाहते हैं दिल में इसको, लेकिन उसकी जरा प्रॉपर ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। राजनीतिज्ञों से लोग अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो सम्मान था वो खत्म हो रहा है।
आपके नाते आप जैसे अगर नेताओं की हम बात करें तो वो सम्मान कहीं ना कहीं मेंटेन रहता। वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञों के प्रति और राजनीति दोनों के प्रति लोगों का सम्मान धीरे धीरे खत्म होता है। देखिए खास बात, सांसद और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, प्राइम 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। मुंबई के परेल इलाके में 22 साल की महिला फोटोग्राफर के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। लड़की महालक्ष्मी एरिया की शक्ति मिल में अपने दोस्त के साथ फोटोग्राफी करने गई थी। वहां पर 5 बदमाशों ने पहले तो लड़की के दोस्त की पिटाई की और उसके बाद उसे बंधक बना लिया। लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक यह घटना गुरुवार शाम 5 से 6 बजे की है। इस घटना पर शिवसेना और बीजेपी ने राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि घटना के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग आज जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं संसद में भी आज इस मुद्दे की आवाज गूंजी। मुंबई के परेल इलाके में फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप ने देश को झकझोर दिया है। न सिर्फ देश बल्कि इस मुद्दे की तपिश संसद में भी महसूस की गई। संसद के दोनों सदन में मुंबई गैंगरेप का मुद्दा गूंजा। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा था कि देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। विपक्ष ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के इस्तीफे की भी मांग की। दूसरी तरफ राज्यसभा में बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने मुंबई पत्रकार गैंगरेप का मुद्दा उठाया। The question is, sir, till how long will we quietly and mutely be spectators to the rising crime against women? Sir, every time such an outrageous incident happens, representatives of the government of India come out and give a soundbite as to how unfortunate the incident is. They assure the people of India that we have passed a law in this house which will ensure greater protection. What we don't tell the people of India, sir, is that the Criminal Law Amendment Bill 2013, sir, cannot be implemented with retrospective effect. Every hour in our country, over 2.84, that is the statistical data, cases of rape are reported. Sir, out of these, only 33% complaints are converted into FIR. मुंबई गैंगरेप की घटना के बाद केंद्र सरकार ने मुंबई पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने जर्नलिस्ट रेप मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो इस मुद्दे पर पूरी जांच करेगी। महिला जर्नलिस्ट के साथ ही गैंगरेप हुआ है और बड़ी सीरियस घटना है। मैंने इस पे कमेटी बनाई है। वो कमेटी जाएगी और देखेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुई गैंगरेप की घटना के बाद केंद्र सरकार बलात्कार पर सख्त कानून लाई, लेकिन उस कानून का खौफ अपराधियों के जहन में रत्ती भर नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और दिल्ली में जब दिसंबर में सामूहिक बलात्कार हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों में संसद में बहुत ही सख्त कानून पारित किया गया था और अब मुझे उम्मीद है कि उस कानून को इस पर लागू किया जाए। बलात्कार की वारदात के बाद संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह अपराधियों को सख्त सजा की मांग हो रही है। इन दरिंदों को शर्म नहीं आई। मैं सोचती हूँ कि इससे ज्यादा मन बहुत खट्टा खराब हो जाता है जब इस तरह की घटनाओं को देखते हैं
इसलिए इसमें जो कानून बनाया उसके अंतर्गत जो सारी बातें रखी गई है, विशेषकर जो सजा का प्रावधान है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जुडिशरी इसको निश्चित तौर पर सीरियसली लेकर के उनको सजा देगी। गुरुवार शाम जिस तरह मुंबई में महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद एक बार फिर 16 दिसंबर को हुई गैंगरेप वारदात की दर्दनाक यादें ताजा हो गई हैं। बहरहाल रेप के खिलाफ सख्त कानून लाने के बाद भी जिस तरह मुंबई में महिला पत्रकार को निशाना बनाया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के जहन में कानून का खौफ दूर दूर तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो देखा अभी आपने कि किस तरह से लगातार बलात्कार की वारदातें हो रही हैं। दावे कई हैं, वादे कई हैं, लेकिन जहां पर देखा जाए कोई ठोस कदम उठाया गया, वहां से सब कुछ गायब, सब कुछ नदारद। इसी मुद्दे पर, इसी गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उषा ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं एपी सिंह, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट, फजल इमाम मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और अलका लांबा, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दा बेहद गंभीर है। उषा ठाकुर जी, यहां पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। मुद्दा बेहद गंभीर है, आए दिन इस तरह की वारदातें हो रही हैं, लेकिन तमाम बातें, तमाम दावे हैं, लेकिन सामने कुछ भी नहीं है। सब कुछ गायब होता है जब कड़े कदम उठाने की बात होती है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों इस तरह की जो वारदातें लगातार हो रही हैं, क्यों महिलाओं के साथ इस तरह की जातियां रुकने का नाम नहीं ले रही? क्योंकि यदि एक भी मुजरिम को तुरंत सजा दे दी जाए कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट का भी सिस्टम है उसमें जो ज्यूरी सिस्टम है वो ठीक नहीं है। कानून तो बहुत लागू हो गए हैं, लेकिन ज्यूरी सिस्टम नहीं ठीक होने की वजह से उस सजा होने में देर होती है। तो वो करते हुए यदि तुरंत ही कुछ सजा दे दी जाए तो बाकी लोग डरेंगे। आज 16 दिसंबर वाले कांड में देखिए, उसके बाद भी अभी तक किसी को तहकीकात हो रही है, लगातार तहकीकात, लगातार ये कौन से उसका है वहां कोर्ट में जा रहा है। मतलब एक तमाशा बना दिया है, महिलाओं के अस्तित्व को तमाशा बना दिया है इस सरकार ने, इस देश ने। और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? बिल्कुल तमाशा, जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कह रही हैं आप यहाँ पर उषा जी, कि एक तमाशा बन गया है। रोजाना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ साफ होता है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट एपी सिंह जी भी मौजूद हैं। एपी सिंह जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी उषा जी ने कहा कि सही कानून जो है वो बनना चाहिए, तमाम बातें होनी चाहिए, लेकिन सब कुछ होना चाहिए, गायब क्यों है तमाम बातें? आखिर किस चीज की कमी? देखिए, कानून की बात जब हम करते हैं तो इंडियन पैनल कोड जो बना हुआ है हमारा, उसमें रेप के लिए सजा का, जेल का, ट्रायल का पूरा प्रावधान दिया गया था। लेकिन अभी 16 दिसंबर के बाद ज्यादा आंदोलन तूल पकड़ा और उसके बाद सदन बुलाया गया, विशेष सत्र चला, और उसके बाद जस्टिस वर्मा जी, स्वर्गीय जस्टिस वर्मा जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने बड़ी मेहनत से 2013 रेप कानून बनाया, नया रेप लॉ अमेंडेड हुआ, सब कुछ बना। कानून पहले भी मजबूत था, कानून नया बना। वो बात अलग है, इस कानून के बनने से मिसयूज ज्यादा शुरू हो गया। यूज उस कानून में ज्यादा था, लेकिन इस कानून के बनने से मिसयूज शुरू हुआ लोगों को। लेकिन अभी इसका धीरे धीरे एहसास होने लगा, जुडिशियल ऑफिसर्स को भी एहसास होने लगा, जजेस भी अब उस पर अपने कमेंट्स देने लगे हैं, इससे मिसयूज। लेकिन जहां तक उषा ठाकुर जी बहन जी कह रहे हैं, वो बात उनकी ठीक है, लेकिन ट्रायल का मौका भी देना हमारे देश का अधिकार है, हमारे देश के संविधान में दिया गया है। मानव अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते हैं। सच्चा इसमें होता क्या ट्रायल में, कि पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो इन हवड़ तवड़ वाले मामलों में जल्दबाजी की जाती है। कायदा क्या होता है, सेशन ट्रायल केस में जहां 376 और इस तरह की धाराएं लगती हैं, वहां 90 दिन का टाइम दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए। पुलिस का ऊपर दबाव, पॉलिटिकल दबाव, मीडिया का दबाव, आम जनता का दबाव, आंदोलन का दबाव। इस दबाव में होता क्या है, जो सच्चे मुलजिम हैं वो तो छूट जाते हैं, और उनकी काउंटिंग पूरी करने के लिए, केस को वर्कआउट करने के लिए, दिखाने के लिए झूठे लाके लाद के उन पर एविडेंस प्लांट करके वो पेश कर दिए जाते हैं। जब वो ट्रायल होता है, जब ट्रायल के बाद जज साहब देखते हैं, डिफेंस देखता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखता है, तो वहां पब्लिक नहीं होती, वहां मीडिया नहीं होती, वहां पॉलिटिक्स नहीं होती, वहां
संसद नहीं होता है। तो वहां जब देखा जाता है तो वहां सच्चाई कुछ और निकल के आती है। जब सच्चाई सामने आती है तो वो केस डैमेज हो जाता है। कुल मिला के ये कहना चाहिए कि केस होता कुछ और है और आगे बढ़ते बढ़ते बदलाव उसमें इतने आ जाते हैं कि वो केस कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। फजल इमाम मलिक साहब, आपसे यहां पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अलका लांबा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। फजल इमाम साहब, आपसे बिल्कुल एक प्रश्न मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, करूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल अलका लांबा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है। अलका जी, महिला हैं आप और तमाम तरह की बातें हैं, हर बार कहा जाता है कि सख्त कानून बनने चाहिए, ठोस कदम उठने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर आए दिन इस तरह की वारदातें घटने के बजाय बढ़ने का नाम ले रही है, तमाम तरह की बातें होने के बावजूद? देखिए, दो बड़े कारण मैं आपको बताती हूँ। जो दिल्ली गैंगरेप 16 दिसंबर की घटना हुई, मैं इससे उसको मुंबई घटना को गैंगरेप को जोड़कर देख रही हूँ, क्योंकि दिल्ली गैंगरेप के 6 महीने के अंदर अगर फैसला आ चुका होता और अपराधियों को फांसी हो चुकी होती और वो फांसी चौराहों पर हुई होती, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही किसी निर्दोष को आप चौराहे पर लाकर फांसी चढ़ा दीजिए। दिल्ली गैंगरेप में फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे पास है, उसके बावजूद भी लगभग साल होने वाला है, उस पर कोई सजाएं नहीं हुई हैं। अगर उसमें सजाएं 6 महीने के अंदर हो जाती और सड़क के चौराहे पर उन्हें फांसी की सजा दी जाती तो मुंबई गैंगरेप जैसी घटना नहीं होती। क्योंकि जैसा कहा, हमारे पास कानून है, हमारे पास पुलिस प्रशासन सब अपने अपनी जगह कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल 6 बजे ये घटना अगर मुंबई में हुई तो आज एक अपराधी को पकड़ लिया गया है और वो ये भी उम्मीद कर रही है मुंबई पुलिस की एक अपराधी अगर पकड़ा गया तो उसी के साथ हम बाकियों को भी पकड़ लेंगे। तो समाज और जब सरकार की बात करें तो सरकार कड़ा कानून लाने का काम करती है पार्लियामेंट में, वो उसके थ्रू उन्होंने कड़ा कानून भी हमें लाकर दे दिया। समाज अपने आप में कहता है हम सजग हैं, हम बिल्कुल अलर्ट हैं, हमारे आसपास ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो मैं बिल्कुल कहती हूं अगर दिल्ली गैंगरेप में सजा हुई होती तो ये घटना कभी नहीं होती। मैं ये कह सकती हूँ गैंगरेप एक खौफ जो है, क्योंकि कानून नया क्या है, इन अपराधियों को अगर पकड़ लिया जाएगा मुंबई वालों को तो पूछ लीजिएगा कि क्या दिल्ली की घटना के बारे में जानकारी है इन्हें, क्या इन्हें मालूम है उसके बाद पार्लियामेंट एक नया कानून लाया, क्या इन्हें मालूम है वो कानून इनका कुछ बिगाड़ सकता था? बिल्कुल पता नहीं होगा। लेकिन जिस दिन सड़क के चौराहे पर इन अपराधियों को फांसी की सजा होगी, खौफ पैदा हो जाएगा। बच्चे बच्चे को मालूम होगा इस देश में सड़क के चौराहे पर इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है और वो घटना अपने आप एक डर और एक खौफ पैदा करेगी कि ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल एपी सिंह जी, आप अलका लांबा जी की तमाम बातें सुन रहे हैं और इनका कहना है कि कानून जो है वो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं होना चाहिए और चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, तमाम तरह की बातें। कितनी सहमति रखते हैं आप इनकी बात? नहीं, अमानवीय बातों के लिए कोई जगह नहीं, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उन्हें लीगल उससे नहीं संबंध रहा है, उनका मतलब नहीं रहा है। मानवता के नाते जहां तक वो कह रही हैं इस तरह का ऐसे करने से बेंत सिंह को इंदिरा हत्याकांड में अलका लांबा जी सुनने की भी रखा करिए। इंदिरा जी हत्याकांड में बेंत सिंह को फांसी दी गई, क्या राजनीतिक हत्याएं रोक दी आपने? क्या फांसी देना या ये अमानवीय बातें हैं जो विदेशों में इनके लिए कोई जगह नहीं है? मत आइए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ प्लीज कि अमानवीय क्या कहा मैंने? अगर चौराहों पर हमारी बेटियों के बलात्कार होते वो अमानवीय नहीं है? अगर मैं कहती हूँ चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, अलका लांबा के साथ इस मामले में एग्री करती हूँ कि चौराहे पर सजा देनी चाहिए। जिस तरह के कांड हर रोज हो रहे हैं इस देश में, देश के कोने कोने में हर दूसरे दिन हर अपराधी को होना चाहिए। अलका लांबा जी, क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूँ? हर अपराधियों को होना चाहिए। जो संसद में बैठे उन अपराधियों के बारे में आप क्या कहेंगी? जिनकी वजह से बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, आप उनके लिए क्या कहेंगी? क्यों बेरोजगारी फैलती, क्यों लोग इस तरह से भूखे नंगे बन के घूमते हैं, क्यों उन्हें सही रिहाइश और रिसेटलमेंट उनका लाइफ में नहीं हो पाता है, क्यों अच्छे लोगों की जिंदगी का तरीका बदला जाता है? ऐसा आप नहीं कह सकते केवल गरीब को फांसी देने की बात कर सकती, आप अमीर को फांसी देने की बात नहीं कर सकती। कितने अमीर लोग, अलका लांबा जी सुनिए, आप सुनिए बात, वर्षा जी देखिए आप, हत्या कितने हत्या के अपराधी संसद में बैठे हुए हैं जिनकी अपील और पड़ी हुई है, वो उनको आप फांसी देने की बात 1556 ये बात अलका जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार ये बात सामने उठी है, कई बार ये बात सामने आई है कि संसद में भी मौजूद हैं ऐसे लोग जिन पे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन वो संसद में बैठे हैं, कानून की बात करते हैं, तमाम बातों की बातें करते हैं, लेकिन खुद उन पर कोई ना कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फजल साहब, यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑर्डर को इन्हीं सांसदों ने तो बदल डाला क्योंकि वो कानून इनके खिलाफ था। वो कानून इनको जो है आगे चुनाव लड़ने से मना कर रहा था, इसीलिए वही सांसद जब तक पार्लियामेंट में उन्होंने बदल डाला जैसे उनको सूट किया। और एक पार्टी की आवाज नहीं उठी, जो पार्टियां संसद नहीं चलने दे रही दूसरे मुद्दों पर, वो सब एक दिखी इस मुद्दे के ऊपर। अलका जी, दिक्कत ये है कि
आपकी बातें और स्मृति ईरानी की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। एक शेर है किसी का कि मस्जिद तो बना डाली पल भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तो दिक्कत यह है कि राजनीतिक दलों की आप कानून की बात कर रहे हैं, आप गुवाहाटी जाती हैं एक महिला आयोग की सदस्य के तौर पर और वहां आप अपना स्वागत समारोह करवाती है। क्योंकि आप गई थी, आप एक लड़की की वो बात पुरानी नहीं है, वो आप उस वक्त गई थी एक महिला आयोग की सदस्य के तौर पर। पुरुष की जो आपकी मानसिकता है वो देख रही है कि आप बड़े महिला की मानसिकता बता रहे हैं। यही आपकी छोटी गंदी सोच जो है कि बड़े मुद्दे को किस तरह से महिला के ऊपर व्यक्तिगत लाया जाए, आप अपनी जबान को बंद रखिए, क्योंकि आप एक बड़े मुद्दे को व्यक्तिगत लाकर छोटा कर रहे हैं। टीवी पे बोलकर महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता। अपनी छोटी सोच को अपनी जेब में रखिए और अपने घर जाइए। पेश हो रहा था उस वक्त कुल जमा 113 या 30 सांसद मौजूद थे। कहाँ थे आपके सांसद उस वक्त? कहाँ थी आपकी पार्टी उस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल अलका जी, आप बात कर रही हैं महिलाओं के सम्मान की। हमारा मुद्दा मुझे आप जैसे लोगों से राजनीति नहीं, मेरे जैसे नहीं, आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों की वजह से। फजल साहब, आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। अलका जी, आपकी तमाम बातों को सुना जाए। देखिए अलका जी, यहाँ मुद्दा सिर्फ यही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठने चाहिए। पुरुषों को कहिए व्यक्तिगत मत हो, अगर वो नहीं जो बड़ी घटना है ये व्यक्तिगत नहीं है। कहने और करने का फर्क है आपके अलका जी। आप संसद में कुछ कहती हैं, संसद में 150 सदस्य भी नहीं थे जिस दिन बलात्कार का बिल पेश हुआ और पास हो रहा था। आप बात कर रहे हैं शक्ति की। आप अपनी ये जो पुरुष मानसिकता छोटी, कोई पुरुष मानसिकता नहीं है। पुरुष मानसिकता का अपने सांसदों को कहिए ना। मानसिकता की आप बात करिए, उस पर चर्चा करेंगे। मुद्दा बेहद गंभीर है अलका जी, यहाँ रोकना चाहेंगे। मुद्दा बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं इस गंभीर मुद्दे पर एकजुट होकर यहाँ बात करने की जरूरत है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, वक्त हमारे पास काफी है, लंबी बहस होगी इस पर, जाहिर सी बात है। कई ऐसे जो मुद्दा है बेहद गंभीर है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं चर्चा के लिए। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और महिलाएं महफूज नहीं है। जी हां, लगातार देश में महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर लगातार महिलाओं के साथ हो रही इन ज्यादतियों के पीछे कौन जिम्मेदार है? आज उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उषा ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता, एपी सिंह, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, गोपाल सिंह हमारे साथ अभी जुड़े हैं, प्रधान महासचिव समता क्रांति दल, और अलका लांबा, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। विषय बेहद गंभीर है अलका जी। यहां फजल इमाम मलिक साहब ने अभी ब्रेक से पहले आपसे बात की थी कि जब आप पहुंची थी गुवाहाटी एक ऐसी लड़की की फरियाद को सुनने, एक ऐसी लड़की का दुख बांटने जो कहीं ना कहीं परेशान थी, उसके साथ हुई जो उसके साथ घटना हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं आहत थी, उस दुख को समझने के लिए आप गई थी। लेकिन पूरा सम्मान हुआ, साजो सम्मान के साथ आपको वहां पर बुलाया गया, बाकायदा आपका सम्मान हुआ, वहां काफी लोग मौजूद थे। आप अगर एक महिला का दुख दर्द समेटने के लिए गई थी, फजल इमाम मलिक साहब का सवाल है, ये पूरी तरह से मेरा सवाल नहीं है, लेकिन यह समझने की बात है, अगर दुख दूर करने के लिए आप गई थी, दुख बांटने के लिए आप गई थी, फिर आखिर उस सम्मान की क्या जरूरत थी? और अगर वो आपको मिल रहा था तो उसके लिए आपकी ओर से मना क्यों नहीं किया गया? आपकी ओर से ये कहा क्यों नहीं गया कि यहाँ आप केवल एक लड़की का दुख बांटने आई हैं, दर्द बांटने आई हैं, सम्मान की जरूरत है? पूरे अपने इंटरव्यू को एक व्यक्तिगत इंटरव्यू बनाना चाहती हैं, मुझे ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर खाली गुवाहाटी पर चर्चा करती हैं तो नहीं, बिल्कुल अलका जी, बिल्कुल गुवाहाटी के मुद्दे पर, अलका जी गुवाहाटी के मुद्दे पर बिल्कुल गुवाहाटी की बात चौपाटी में आ रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर के साथ कि मुझे एक बड़े मुद्दे को अलका जी, मैंने स्मृति ईरानी का भी जिक्र किया है, तो मैं कहूंगी फैजल साहब यही सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। गुवाहाटी पर सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा, ब्रेक मत लीजिएगा, नहीं, आप सुनाइए, मुझसे सुनिएगा कि आपने कहा स्वागत हुआ है। आप कभी आसाम गुवाहाटी में कदम रखा आपने? मैं वहाँ 3 साल काम कर चुका हूँ अलका जी, आप नहीं जानती हैं मुझे, आप मेरे बारे में नहीं जानती, मेरा बायोडाटा जानिए। मैं वहाँ सेंटिनल अखबार में काम कर चुका हूँ। 3 साल काम किया इन्होंने वहाँ, बहुत मैं गुवाहाटी जा चुका हूँ, गुवाहाटी में रह चुका हूँ। गुवाहाटी की पीड़ा आपसे ज्यादा मैं समझता हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ, मैं लोगों के बारे में जानता हूँ। आप अलका लांबा को कटघरे में खड़ा कर, मैं अलका लांबा को सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, एक महिला को कर रहा हूँ, जो एक महिला, मैं कोई अलका लांबा, मैंने स्मृति ईरानी का भी नाम लिया है, आपको कितनी चिंता है गुवाहाटी की लड़की को? और नेताओं और मीरा कुमार का भी है। मीरा कुमार भी आज मुस्कुरा के बोल रही थी। आप तमाम लोगों की इच्छा शक्ति लिए नेताओं का चरित्र जो आज राजनीति में हो गया, उस पर मैंने जिक्र किया। चेहरा है वो सपाट दीवार है जिस पर से टकराते रहो और कुछ नहीं असर होता है हमारे राष्ट्र। बिल्कुल अलका जी, यहाँ बिल्कुल ये मत सोचिए कि व्यक्तिगत इंटरव्यू है, व्यक्तिगत यहाँ इंटरव्यू नहीं है, यहाँ महिलाओं की बात हो रही है। चलिए, आपने मुंबई पर चर्चा की, आप बिल्कुल यहाँ अलका जी, चलिए मुंबई पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। मुंबई की आप बात कर रही हैं अलका जी, आप एक मुंबई पर चर्चा करेंगे तो आसाम में हो जाएगा और दिल्ली की चर्चा करेंगे हम राष्ट्रीय में हो जाएगा। दिक्कत ये है कि दिल्ली और बॉम्बे आज राजनीतिक पार्टी, पुलिस प्रशासन और कानून क्या कर रही है इस मुद्दे पर आज बिल्कुल जरूरी बात है। एक बात अभी 2 दिन पहले आसाराम बापू के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस की सरकार है वहाँ, आपकी पार्टी की सरकार है अलका जी, आप भले सामाजिक कार्यकर्ता कहें, लेकिन कांग्रेस से आपका अभी तक आसाराम बापू के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रही है? किस कानून की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल बनाइए खाली। ये मुद्दा जो चाहिए जो इन राजनीति कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, शर्म कीजिए। एक माइनर लड़की का बलात्कार हुआ है, मिलकर एक आवाज में बोलिए कि सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए जिसकी भी सरकार हम मांग करते हैं। अब महिला के साथ ये अत्याचार अब राष्ट्र के जनमानस को अब स्वीकार नहीं है। अब मैं किसी राजनीतिक पार्टियों को या कानून, अब कभी भी नहीं था ये कांग्रेस। हमारे देश में हत्या होती है तब पुलिस पहुंचती है,
बलात्कार होती है तब पुलिस पहुंचती है, अपराध होती है तब पुलिस होती है। क्या मतलब है पुलिस हमारे देश के बाद धरना लेकर बैठ जाइए, जिसे कांग्रेस से दिक्कत है, मुझसे बात मत राष्ट्र करिए। की सरकारें कहती हैं हमने राजनीति गंदी आप लोगों को कानून कहता है, इस पर आप देखो कि क्या हो रहा है, इसकी संज्ञान लेते। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्र में अब क्या सिर्फ जांच प्रक्रिया ही आरंभ होगा, सिर्फ संज्ञान ही लिया जाएगा कि राष्ट्र में जो आज महिलाओं के साथ ये विषय हो रहा है। मैं गोपाल सिंह, समता क्रांति दल का जनरल सेक्रेटरी, आज आह्वान करता हूं, अब बर्दाश्त नहीं है, अब रिवॉल्यूशन के लिए हम तैयार हैं। अब कानून में किसी महिला का अगर स्मिता लुटती है, 90 दिन के अंदर उस अपराधियों को हैंग किया जाए, या तो महिला से पूछा जाए जो जिसने जो उसके साथ ये हुआ है, वो महिला से पूछा जाए कि क्या सजा ब्रिटिश काल का कानून अब ये मामला पड़ेगा विश्व की सबसे बड़े संस्कृति का धरोहर ये देश है, जहाँ महिला हमारे लिए सम्मानीय है। यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, जिसने फिर इनकी आप बात करें कि वो वाकई संभव है। मैं ये कहना चाहता हूँ, रिवॉल्यूशन का सब मैडम हमने इसलिए यहाँ लाया है, हमारे सभी समाज सेवी और अब ये बातों पर विचार करें कि जिस महिला की स्मिता लूट चुकी है, क्या वो बरसों इंतजार करेगा? नहीं, अब ये 90 डेज के अंदर उन्हें अधिकार चाहिए, और जो अपराधी है उसे सजा हो, और उस पीड़िता से पूछा जाए गोपाल जी, अपराधियों के लिए क्या सजा। बिल्कुल गोपाल जी, आपके इस गुस्से को हम समझ पा रहे हैं। आज देश में ये गुस्सा ही है, आज ये जन सैलाब है महिलाओं की असमत को लेकर। हमारे विश्व में भारत विश्व की पहली संस्कृति है जहाँ महिला समझना चाहेंगे पूजन किया जाता है, देवी की बिल्कुल आए दिन आप गुवाहाटी की बात करते हैं, बम्बई की बात करते हैं, शर्म करें आप। देश के अंदर कोई एक बेटियां अगर स्मिता की शिकार होती है तो आप उस पर विचार करें। क्या राजनीतिकरण? अब ये राजनीतिक का दौर नहीं है, राजनीतिक दलों का अब ये राजनीति आज 66 साल से सजा हुआ, एक बेटियां घर से निकलती है, बिल्कुल गोपाल जी हाँ पूछती है एक गोपाल जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हल कौन निकालेगा? लोगों ने लगा रखा है गोपाल जी, यहाँ हल आखिर कौन निकालेगा? तमाम हल की बात कही जाती है, लेकिन हल आखिर निकलेगा कैसे? ये हल के लिए अब हम सभी तमाम जनता को, भारतीय जनता को एक बार विचार करना होगा। हमारी कानून से लेकर पुलिस पद्धति से लेकर प्रशासन से लेकर सभी में, और मुझे रिवॉल्यूशन बदलाव बदलाव चाहिए। माँ बेटी जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल गोपाल जी, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, वो बदलाव देश के हर नागरिक को आज चाहिए। बिल्कुल चर्चा अपनी जारी रखेंगे। नागरिक का कर्तव्य बन गया है कि आप कानून यहाँ छोटे से, बिल्कुल गोपाल जी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारत सरकार का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार भोजन का अधिकार। श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का जनता को एक नायाब उपहार मिला, आम आदमी को रोजी रोटी का अधिकार। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखे और उनकी कीमती जिंदगी की देखभाल करें। इसलिए हमने खाद्य सुरक्षा जैसा कानून बनाने का फैसला किया। भोजन का कानूनी अधिकार लागू करने में हरियाणा बना अग्रणी राज्य। श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के अंतर्गत हरियाणा में दाल रोटी योजना का हुआ शुभारंभ 20 अगस्त 2013 से। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा ने पानीपत से किया योजना का शुभारंभ। हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया है, ये अपने आप में दुनिया में मैं समझता हूँ इससे बड़ी स्कीम, इससे बड़ी योजना और कोई नहीं होगी। साथ साथ हरियाणा के सभी 21 जिलों में भी दाल रोटी योजना की हुई शुरुआत। हरियाणा की आधी आबादी को होगा योजना का सीधा लाभ और मिलेगा सस्ती दरों पर अनाज। 1,26,00,000 व्यक्ति होंगे लाभान्वित। महिलाओं व बच्चों के लिए भोजन के साथ साथ पोषण भी सुनिश्चित किया गया है योजना में। अन्न उत्पादक किसानों के हित के लिए भी है प्रावधान। लाभार्थी परिवारों को मिलेगा 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को पहले की तरह मिलता रहेगा 35 किलो अनाज प्रति माह। इस योजना में मामूली कीमत पर मिलेगा अनाज। चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो।
आज के दिन 12,84,000 परिवारों को बीपीएल परिवार में जो शामिल हैं, केंद्र का भी जो बीपीएल है या डबल एवाई है या अपने स्टेट प्रदेश का भी जो बीपीएल का अपने पैमाने बनाए हैं, उसमें 12,84,000 परिवारों को लाभ मिलता है। लेकिन आज ये स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा में का लाभ 1,26,49,000 लोगों को पहुंचेगा। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मिलेगी सस्ती दाल भी। 20 रुपए प्रति किलो की दर से 2.5 किलो दाल प्रतिमाह दी जाएगी। हरियाणा की एक और योजना बेमिसाल, अनाज के साथ मिलेगी सस्ती दाल। हरियाणा भारत की धड़कन, धरती के पथ पर नंबर 1। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और बेहद चर्चा जो है वो गंभीर बनी हुई है। ब्रेक के भीतर भी यहां लगातार इसी मुद्दे को लेकर चर्चा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, आखिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा। यहां उषा ठाकुर जी, एक बार फिर से परिचय करा दूं, चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उषा ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता। अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। एपी सिंह, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट। गोपाल सिंह, प्रधान महासचिव समता क्रांति दल। फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। फजल साहब, यहां जिस तरह की तमाम बातें अभी गोपाल जी ने कही, उनका कहना है कि बहुत हो चुका, अब कहीं ना कहीं कदम उठना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें हम रोजाना सुन रहे हैं। संसद में ये मुद्दा उठ रहा है, संसद से इन तमाम बातों को देखा जा रहा है। स्मृति ईरानी ने आज जिस तरह से संसद में मौजूद होकर और इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से उठाया, ऊंची आवाज करके उठाया। इससे पहले भी 16 दिसंबर में भी हमने कुछ इसी तरह की बातें उनकी सुनी थी। सुषमा स्वराज खुद एक महिला है और इस मुद्दे को लेकर कई बार आवाज बुलंद कर चुकी हैं, कानून की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं। आखिर कमी क्या है, किसकी कमी है? आखिर क्यों एक ठोस कानून, ठोस कदम नहीं उठाए जाते? आखिर क्यों इस तरह के अपराधियों की मानसिकता पर ये डर, ये भय क्यों नहीं है कि अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे तो हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, दिक्कत यह है गीतांजलि कि अभी जो बहस चल रही है, एक तो यह है कि दिल्ली और बॉम्बे में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तभी सारा बहस के केंद्र में होता है। इस देश में बलात्कार की घटनाएं हजारों होती है। अभी आप ये बताइए कि स्मृति ईरानी ने आसाराम बापू का मामला क्यों नहीं उठाया कि उन्होंने बलात्कार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी कांग्रेस ने, किसी पार्टी, किसी दल के नेता ने उनकी गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं आवाज बुलंद किया? चाहे वो कांग्रेस बल के गहलोत सरकार, जांच होगी, इंतजार कीजिए। ये इंतजार शब्द जो है ना, आज राजनीति का एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। दिक्कत यह है कि जब बार बार आप कहते हैं कि संसद में इच्छा शक्ति की कमी, संसद में जब बिल पास हो रहा था तो आप गिने चुने सांसद वहां मौजूद थे। राजनीतिक दलों का चरित्र यह, स्मृति ईरानी आज बहुत जोर शोर से बोल रही हैं। 16 दिसंबर के बाद सुषमा स्वराज ने बहुत जोर शोर से बोला था कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इन पे कानून बने। लेकिन कानून जब बन रहा था उस वक्त सदन खाली था। ये बहुत एक अहम मुद्दा। क्या कहेंगी अलका लांबा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, नेता कांग्रेस भी हैं, क्या कहेंगी? आखिर क्यों ऐसा हुआ? महिला हैं आप, महिलाओं का दर्द बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। आखिर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा? आखिर क्यों सबकी सहमति बनकर अलका जी से गीतांजलि, मेरा ये सवाल है कि आसाराम बापू के मामले पे क्यों नहीं इन लोग कहते हैं कि वो एक लड़की का गैंगरेप हुआ, क्यों नहीं उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग? प्रश्न कर रहे हैं तो मैं वो पहली शख्स हूँ जिसने आसाराम बापू की गिरफ्तारी तुरंत करने की मांग कही। अगर आप मुझे कांग्रेस मान रहे हैं तो ये कांग्रेस की आवाज है, अगर आप मुझे एक महिला के तौर पे बोल रहे हैं तो महिला की आवाज है। लेकिन आपके कानों को कांग्रेस शब्द अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कांग्रेस होने के नाते मैं पहली वो शख्स हूँ जिसने आसाराम बापू, आज 10 दिन हो गए, 15 अगस्त को उस माइनर लड़की का बलात्कार जो है वो हुआ, 15 अगस्त से आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कांग्रेस उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब खुश हैं, क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री केवल गरीबों के लिए है, आसाराम के लिए है, आसाराम के पास पैसा है, पावर है। उमा भारती आसाराम बापू को राहुल गांधी और सोनिया गांधी फंसा रहे हैं, नाम से गंदी राजनीति करते हैं। शर्म आती है कि उमा भारती जैसी नेता जो है वो आसाराम बापू के लिए कहती है, उमा भारती, कि जो सोनिया जी और राहुल गांधी जी जो हैं वो आसाराम बापू को फंसा रहे हैं। शर्म आती है एक माइनर। बिल्कुल अलका जी, हम यही बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी दल को, गहलोत जी का बयान भी आप
कोट कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं अभी तक। अब मुझे मत सुनाइए अब किसी का क्या बयान है। आप उमा भारती को कोट कीजिएगा, गहलोत को कोट करती हूँ। कीजिएगा। गिरफ्तारी दरअसल हमारी समस्या ही यही है कि हम राजनीति आपके कानों को जो अच्छा लगता है आप मुझसे वो सुनना चाहते हैं। तो मैंने अलका जी यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ किसी राजनीतिक दल की बात नहीं हो रही है। एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ, राष्ट्र में सरकार आप सारे प्रश्न मुझसे, राष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भी कांग्रेस जिन्होंने वोट दिया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, एक एक शख्स ने इस सरकार के केंद्र में राज्यों में वोट दी, उनकी सरकार है, उसमें पूरा हक है आवाज उठाने का, मांग करने का, लड़ने का, बिल्कुल उन्हें लड़ना चाहिए। और वो सरकार राजस्थान में जाकर मैंने वोट नहीं दिया, जिस एक शख्स ने वोट किया उसकी सरकार है, कोने से रोज ये आवाज सरकार है। भारत में जितने भी 11 करोड़ लोगों ने भारत सरकार को वोट किया, ये 11 करोड़ लोगों की जो है सरकार है कि देश में महिलाओं ये उनकी सरकार है, बिल्कुल उनका हक है, मांगिए अपने हक को, लड़िए इनके साथ। बिल्कुल राजनीतिकरण कर रहे हैं, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। व्यक्ति की मैं सरकार इतने कमजोर हो गए, देश की महिला की अब अस्मिता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल यहाँ कर्नाटक की ऐसे लोगों से बात करने का क्या मतलब, ये सोल्यूशन है? बिल्कुल उषा जी, राजनीतिकरण कुछ लोग है और वो हर बात को कांग्रेस महिलाओं के लिए आवाज उठाना या इस देश के लिए आवाज उठाना, उनकी समस्या कोई भी कार्य सही नहीं है। आप सपाट दीवार से टकराते हैं, वही हाल है इस देश का और इस देश के पार्लियामेंट का, चाहे कोई भी पार्टी का। अलका जी यहाँ तमाम तरह की कवायदें हो रही हैं, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, यहाँ हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बेहद ही गंभीर मुद्दे की बात कर रहे हैं। और वो गंभीर मुद्दा ये है कि आखिर इतनी कवायदों के बाद भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। आप कहती हैं आप गुवाहाटी गई, आपने महिला का दर्द जाना जाकर, क्या हल निकला उस बात का? उसके बाद लगातार इस तरह की वारदातें। यहाँ हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही है कि आप मुझे डिस्क्रेस क्यों नहीं उठाया कि मैंने इतना कुछ किया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, यानी कि मुझे सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ बात सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका मतलब है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने चाहिए, होने वाला, घर जाके बैठ जाओ, अलका लांबा भी और बाकी नहीं। अलका जी यहाँ यही समझना चाहते हैं कि तमाम तरह की बातें, अभी आपने भी कहा कि आप वहां गई, आपने आसाराम बापू के खिलाफ भी आवाज उठाई, आपने तमाम बातों के खिलाफ चर्चा की, तमाम तरह की बातें। मतलब है अलका जी यहाँ केवल यही समझना चाहते हैं कि इतनी बातें होने के बावजूद आखिर आसाराम बाबू को मेरे को सजा देनी है? हम लोग मांग उठा सकते हैं, अलका जी बदलाव नहीं आएगा। अलका जी आप बदलाव नहीं आएगा, आएंगे यही अभी अलका जी ने अपने शुरुआती रिमार्क में कहा था कि 24 घंटे के अंदर मुंबई की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिन हो गए। जैसा कि अलका जी खुद कह रहे हैं कि 15 अगस्त की ये घटना, 10 दिन हो गए आसाराम बापू से अब तक पूछताछ नहीं कर रही हूँ। तो एक आम नागरिक के तौर पर गरीब है इसलिए उनमें झूठा फंसा दिया जाएगा। अगर 5 कहे तो 5 पूरे कर दिए जाएंगे, कल में पूरे कर दिए जाएंगे, ज्यादा मीडिया प्रोफाइल हो जाएगा, रात भर में पूरे हो जाएंगे। लेकिन आशाराम बापू कायदा यही है, इसमें कोई पुलिस गलत नहीं कर रही है, जांच होनी चाहिए, चाहे वो आशाराम बापू के केस की हो, चाहे वो किसी की जांच की। अगर जांच का टाइम 90 दिन कानून के मुताबिक आपके नहीं बनाया अलका लांबा जी, आपके राजनीतिक पार्टियों ने नहीं बनाया, कानून है, कमजोर पड़ गई है का धारा है। एक बार प्राइम मिनिस्टर ये घोषणा करे ना कि मैं अब राष्ट्र की महिला और राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा करने में समर्थ हूँ, एक बार क्यों नहीं आते ऐसा बोलने के लिए? गोपाल जी क्यों राजनीतिक की बात हो रही है? गोपाल जी आपको रोकना चाहूंगी। अलका जी आप ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री क्या कहे, राष्ट्रपति क्या कहे, आपसे पूछ कर नहीं कोई स्टेटमेंट देगा ना? नहीं, पूछ कर नहीं देगा। यहाँ अलका जी यहाँ स्टेटमेंट पूछने की जरूरत नहीं है, परोक्ष रूप में सेवक हो। अलका जी यहाँ जवाबदेही बनती है। पूछ करके आप वहां गए हो और आप कहते हो कि आपसे पूछ के होगा। जनता स्वामी होती है डेमोक्रेसी में। को बुलाकर इस डिबेट इसको अपने रास्ते से भटका दिया। डेमोक्रेसी में जनता स्वामी है। आप उषा जी को बुलाते और हमें महिला गोपाल जी आपको मैं थोड़ा सा यही बताना चाह रही हूँ कि अलका लांबा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है, हम उनसे इसी मसले पर ही बात करें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं और दिशा किसी और दिशा। रोड के बाहर धरने पर बैठ जाइए। बिल्कुल अलका जी जवाब ले लीजिए। यहाँ अलका जी बिल्कुल आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ही अगर मैं आपको यहाँ पर समझूं, आपकी भूमिका को समझूं, मैं ये समझना चाहती हूँ अलका जी यहाँ ये समझना चाहते हैं कि आखिर अभी तक जिस तरह की तमाम बातें आप कर रही हैं कि आपके हिसाब से कई ऐसे जो
आप गई हैं, दुख दर्द समझा है, तमाम तरह की बातें अभी आपने बताई कि आसाराम बापू के खिलाफ भी आपने आवाज उठाई, वही हम मुद्दा बार बार कह रहे हैं। आखिर कमी कहां रह रही है? आखिर क्यों इस पर कोई गंभीरता क्यों नहीं नजर आ रही है? आखिर ये असंवेदनशीलता की वजह क्या? कमी जी, अब मेरी बात सुनिए। दिल्ली गैंग रेप का फैसला अगर 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक में आ गया होता, सरेआम इन्हें, मैं ये नहीं कह रही फिर दोबारा निर्दोषों को आप चौराहे पर फांसी दे दीजिए, 6 महीने के अंदर दिल्ली गैंग रेप का फैसला आ चुका होता और इन अपराधियों को फांसी की सजा चौराहे पर दी होती तो मुंबई गैंग रेप गुनाह होता। मैं आपको यही कह रही हूँ, यही कह रही हूँ, यही बदलाव मालूम है, इतिहास में पहली बार होगा फांसी की सजा मिली हो और वो सजा जो है वो चौराहों पर हुई हो, पहली गैंग रेप के बाद भारत के कोने कोने में रेप रुक गया क्या? नहीं रुका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अलका जी, जिस समय कठोर बात हुई दिल्ली के गैंग रेप के अपराधियों के लिए, क्या उसके बाद देश में बलात्कार नहीं हुई? क्या हो रहा है ये देश में? बिल्कुल हो रही है, पूरा देश असुरक्षित है। क्या मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे? लेकिन क्यों नहीं हुआ वो भी बता रही हूं। गोपाल जी, वही हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कानून का सांसदों पे नहीं खाओ, पहले आप सांसदों पे करिए जब सांसद स्वच्छ हो जाएंगे, आम जनता कहती है देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए अपराधी कितनी बड़ी मुद्दा है, तब आप आम जनता वो रेड अलर्ट क्यों नहीं करते हैं? वो चाहे तो देश के प्रधानमंत्री से पूछना है और अपराधी 7 रेस कोर्स जाकर पूछ लीजिए। लेकिन हमारे समाज में भी मैं कहूंगी ये घूम रहा है, 7 रेस कोर्स में नहीं अपराधी की सड़कों पर घूम रहे हैं, देश की सड़कों पर घूम रहे हैं, हमारे और आपके बीच में घूम रहे हैं। नहीं, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी इस तरह के मामले कभी हल नहीं हो पाएंगे। कई सांसदों पे बलात्कार के आरोप है, किसी सांसद ने किसी भी दल के आप दिल्ली गैंग रेप को चलाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में, आपकी सरकारें बॉम्बे के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, किसी सांसद का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, किसी सांसद का डे टू डे हियरिंग चल रही है, किसी सांसद को फांसी की मांग की गई, किसी सांसद को संसद से बाहर निकाला गया, किसी सांसद को टिकट देने से रोका गया, नहीं रोका गया, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो केंद्र सरकार चुनकर आपकी एक सीट को बढ़ाता है और सत्ता में आपकी भागीदारी को निश्चित करता है और आपको प्रधानमंत्री और मंत्री और संतरी बनवाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कानून बना दिया कि अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकते, जेल में से चुनाव नहीं लड़ सकते, तो आपकी पार्टी भाजपा सब एक हो गए और सब एक होके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धक्का बता दिया और कहा तुम क्या कर सकते हो, जो हम यहां से कानून बनाएंगे वो चलेगा। आरटीआई के खिलाफ कानून चलने की बात की, उसको रोक दिया गया। आप लोग अपने को देखो, पहले अपने गिरेबान में झांको। पार्टी ने विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल आपकी बात को यहाँ समझा जा रहा है और वही हम वही आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आप बातें कह रही हैं उसी गंभीर विषय पे हम भी हैं और उस विषय को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि महिलाएं आए दिन बलात्कार का शिकार हो रही है। उषा जी, आप यहां पर मौजूद हैं, महिला हैं और लगातार मैं वही कह रही हूं कि अलका लांबा जी से भी जिस तरह से मेरा प्रश्न था, महिला है, इस दर्द को शायद पुरुषों से कहीं ना कहीं बेहतर समझ सकती हैं। आखिर क्या कमी हो रही है? बार बार तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के लिए सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित क्यों हो रहे हैं तमाम? सरकार की यहां पर बात करें, पुलिस की बात करें, आखिर ये नाकामी क्यों है? देखिए, मैंने जैसा कि कहा, अंधेरे सन्नाटे में जो गूंज होती है अंधेरे में, वही गूंज जनता की वहां तक नहीं पहुंचती है, पार्लियामेंट तक पहुंचती भी है तो वो सपाट दीवार है, वो सरकार जिससे लोग सर टकराते हैं और वो वापस लौट आती है। इसलिए जो ये इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनता है, हमें अग्निशमन दलों की तरह एकदम महिलाओं की रक्षा के लिए अब स्वयं ही उठना पड़ेगा, स्वयं ही कटिबद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि इन सरकार, इस राज्य, इस पार्लियामेंट, यहाँ पर बैठे हुए जो अभिनेता, अभिनेत्री या कोई भी सांसद, उन पर किसी जनता का विश्वास नहीं रहा। पुलिस पर पहले देखती है संसद की तरफ, वहाँ क्या हो रहा है, जनता उनको देखता हूँ। बिल्कुल एपी सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भारत की सरकारें या राज्य की सरकारें जो भी है, महिला की सुरक्षा और जनमानस की सुरक्षा में विफल हो गया है। अब लोकतंत्र में जो लोक होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है, वो अब अपनी विचार करे और कानून से अब संज्ञान ले
कि इस राष्ट्र में अब महिला की सुरक्षा कैसे होगी। भारत की पुलिस पद्धति, प्रशासन पद्धति और राजनीतिक पद्धति अब महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती, जनमानस की सुरक्षा नहीं कर सकता। अब भारत के जनमानस को एकजुटता दिखाते हुए रोड पर आना होगा और कानून के साथ एक संज्ञान लेना होगा और एक ऐसे मुद्दा लाना होगा कि महिलाओं के साथ बलात्कार करना तो दूर, इसका नाम लेने वाले इसलिए मैंने आपसे कहा कि 90 दिन के अंदर ये न्याय प्रणाली पूरा हो और महिलाओं से, उस पीड़िता से पूछा जाए गोपाल जी आपकी संभावनाएं कितनी बनेगी ये भी देखना बेहद जरूरी है यहाँ पर। फजल साहब क्यों अब सरकार विफल हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ विफलता नजर आ रही है गोपाल जी। दिलचस्प चीज एक रास्ता निकाला जाए, बिल्कुल यहाँ रास्ता निकालने की बात हो रही है गोपाल जी। दिलचस्प चीज ये बता रहा हूँ कि अभी बिहार में मैं कई जगह दौरे पे था, खासकर इंटीरियर झंझारपुर वगैरह के, वहां एक सरकार ने एक नारा लगा दिया। तो देखिए किस तरह सरकारों और राजनीतिक दलों की संवेदनहीनता है कि बलात्कार से बचना है तो शौचालय बनाओ। अरे यार ये किस तरह का नारा आप लगा रहे हैं, ये किस तरह की आप संवेदनहीनता है। आप बलात्कार से नहीं बचाइएगा, आप कानून व्यवस्था दुरुस्त आप सुरक्षा मुहैया कराने में कराइएगा, आप शौचालय बना तो दीजिए। ये क्या बिल्कुल इस तरह की संवेदनहीनता है। और राजनीतिक दल कहते हैं कि शीला दीक्षित का जो था कि महिलाएं देर तक बाहर ना निकले क्योंकि वह बिल्कुल सुरक्षा नेताओं के लिए अच्छे भी लगते हैं, चलो सहानुभूति के तौर पर, बिल्कुल इसको उस तरह से करना अलका जी यहाँ अब मैं यहाँ आपसे समझना चाहूंगी, देर तक निकलने की हो, चाहे शौचालय बनाने की हो, चाहे पहनावे की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे मेकअप, इस बात को पूरी तरह से नहीं जोड़ सकते जब तक भावनाएं आपकी सही नहीं होंगी, देश के नागरिकों की भावनाएं नहीं सही होंगी, परिवार के लोग अपने बच्चों को लड़के देखिए जो रेपिस्ट है वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, जब तक उनको नहीं समझाया जाएगा, जब तक उनको अंदर आत्मसात नहीं बात कराई जाएगी तब तक सुधार नहीं होता। अब वो बच्चे और आम आदमी देखता क्या, एमपी बैठे बलात्कारी, मेरे लड़के को सजा दे रहे हो, एमएलए बलात्कारी घूम रहा है, वहां ये घूम रहे हैं। अब लोग कहने लगेंगे आशाराम को तो आप पकड़वा नहीं पाए, डीसीपी से कहेंगे लोग कि मेरे लड़के को तो पकड़ के बंद कर दिया आपने 1 घंटे के अंदर, ये भी नहीं पूछा मेरे लड़के से लव अफेयर था, फोटो नहीं देखे, वीडियो फुटेज नहीं देखी, मोबाइल की रिकॉर्डिंग नहीं निकलवाई, टेलीफोन कन्वर्सेशन नहीं निकलवाई और आपने बंद कर दिया। लेकिन आशाराम को तो आप बंद नहीं कर पाए, वहां पर डीसीपी साहब झुक जाएंगे और उसको डांटेंगे, धमकाएंगे, उनकी बात मत कर। तभी आम जनता कहती है उनकी बात मत करो। वो बात यहाँ पे आती है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती और अमाह भी भरते हैं तो हो जाते बदनाम। क्या बात कहते हैं सभी? अलका जी क्या कहेंगे अब आप? बलात्कार राष्ट्रीय कोड है। नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। अलका जी कानून आपसे यहाँ समझना चाहूंगी मैं, और सबके लिए एक होना चाहिए। ये कानून कहता है कि आसाराम बापू के खिलाफ जिन धाराओं के केस दर्ज हुआ है तुरंत गिरफ्तारी बनती है। नया कानून यही कहता है। तो आसाराम बापू के लिए क्यों क्या माना जाए? यहाँ अलका जी आपसे समझना चाहेंगे अब। बिल्कुल अभी बिल्कुल सही कहा आपने नहीं रहे हैं कि वो धाराएं छुप गए हैं, क्या उनके वारंट इश्यू कर दिए गए हैं, क्या उनके घर पे आश्रम पे छापा मारा गया, क्या उनके किसी जानकार को, मैनेजर को, या भाजपा का जो उमा भारती का दबाव जाने कि क्यों आसाराम बापू के समर्थकों का डर दिखा के कि उनके लाखों करोड़ों समर्थक हैं तो सड़कों पर आ जाएंगे, इस डर से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हाँ अगर जांच तो ये तो देखना है उनकी भी कि आप उनके लाखों करोड़ों समर्थकों की एक व्यक्ति को बचा रहे हैं। अलका जी यहाँ अब आप ही के शब्दों में मैं समझना चाहूंगी और यहाँ ये भी जानना चाहूंगी आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? आखिर महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं हो रही हैं? तमाम तरह की बातें हैं, वही मेरा सवाल दोबारा से घूमकर आ जाता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि 2 शब्द मैं कहूंगी इसमें बीच में कृपया कहिएगा किसी को नहीं बोले। बिल्कुल बिल्कुल 2 बातें जी आप अपने पक्ष उनकी सोच है। बिल्कुल पहली आपकी बात सुने कि सख्त सजाएं, कानून सख्त है, कानून का पालन हो रहा है, फास्ट ट्रैक में कानून के तहत ही केस चल रहे हैं, लेकिन तुरंत निपटा के सख्त सजाएं दी जाएं, सख्त सजाएं सड़कों चौराहों पर दी जाएं। नंबर 1। नंबर 2, आपका कानून पहला पन्ना ये कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इसे पलट दीजिए, इसे फाड़ के फेंक दीजिए कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होने के चक्कर में नहीं हो पा रहा है। सब अपराधी छूटकर सड़कों पर है, सब अपराधी छूटकर सड़कों पर है और हर बार अपराध के बाद अपराध किए जा रहे हैं।
अगर एक निर्दोष की भी बलि चढ़ती है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उसका सेक्रीफाइस होगा इस देश में अगर बदलाव लाने ये आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन हमारे देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, उसे बदलना है। मुझे मालूम है ये व्यक्तिगत राय आपकी हो सकती है और ये आक्रोश है, महिला होने के नाते आप ये आक्रोश है, इसको हम मानते हैं, लेकिन बात कहने का हक है। मैंने अपनी बात कह दी, मैं क्या सोचती हूँ, चौराहे पर इन्हें सजा दीजिए, कानून के पहले पन्ने को काट कर फेंक दीजिए, जो दोषियों को सबसे पहले तो करने की बात सरकार को दबाव बढ़ा के आसाराम के गिरफ्तार करवाना। दरअसल विडंबना यही है। दूसरी चीज, मैं तो दबाव दे रही हूँ, मैं तो आपसे पहले नींद से जागी हूँ। आप तो नींद में अगले दिन टीवी ने चैनल ने फोन किया होगा, आप आए होंगे। मैं तो बिना टीवी चैनलों के फोन से ही रात से शुरू होगी जब मेरी कान में ये बात पड़ी। मैं तो दबाव डाल ही रही हूँ। तो हमारा क्या होगा? आप अगर मुझे सुन रहे होंगे, कहीं मैं अपनी सरकार को किसी भी सरकार को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं आपके साथ एक स्वर में स्वर मिलाकर दबाव डाल रही हूँ अपनी सरकारों पर। मैं किसी सरकार के बचाव में या पार्टी के बचाव में नहीं हूँ यहाँ पर। बलात्कारियों को बचाना नहीं होगा, तीनों चीजें करनी जब पड़ेगी। अलका जी क्या आप मानती हैं? बात है यहाँ अपराधी और बलात्कारियों की। आप अपना टिकट मैं एक व्यक्तिगत अलका जी क्या आप मानती हैं? इस लड़ाई को लड़ रही हूँ, आपको राजनीतिक तौर पर देखना है तो आप देखिए। और सफरर पीड़िता से संबंध है, यहाँ निर्दोष। अरे आजकल तो बिल्कुल बिल्कुल आप अपराधी खुले। गोपाल जी समय का अभाव है, संक्षेप में आप सभी की प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। आखिर महिलाएं, सबसे पहले गोपाल जी आपकी ओर आ रही हूँ, आखिर महिलाएं क्यों महफूज नहीं है और क्या कुछ ठोस कदम उठानी चाहिए? क्या आप क्या मानते हैं इस पूरे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से राष्ट्र के जनमानस को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो व्यवस्था है पूरी ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन और सरकार की एक सिस्टम जो है, ये सिर्फ एक जो है, ये सिर्फ एक कौरम पूरा की पद्धति बन गई है, बात और विवाद की पद्धति रह गई। रियल मायने में और उस विवाद में सब कुछ उलझता जाता है और बात विवाद में एक ऐसी समस्या पैदा हुआ कि अपराधी फलते फूलते जा रहे हैं, सफरर उसका शिकार हो रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अब नींव पोत की पद्धति है प्रशासन से या पुलिस से और सरकार से, अब भारत की जनता को अब बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ उषा जी कितनी सहमति रखती हैं आप गोपाल जी? बिल्कुल इनसे सहमति रखती हूँ और मैं दो शब्दों में कहना चाहूंगी कि यदि जनता को निर्बाध पथ नहीं मिला तो रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने ही देश में फिर स्वदेश हारेगा। तो वो हारने की बहुत गंभीर बात आपने कही। बिल्कुल उषा जी। एपी सिंह जी, कानून के हिसाब से कितना संभव है ये जो तमाम तरह की बातें अलका जी ने भी कही, उन्होंने अपनी हालांकि व्यक्तिगत एक राय रखी है जो कानूनन कहीं ना कहीं हम कहें उसके दांव पेच में बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है, किस तरह से? वो उनकी अपनी भावनाएं हैं, आहत है, उनकी एक महिला है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें आहत होना चाहिए, सीरियस है इस मामले में। लेकिन कानून के नजरिए से हमारा देश कानून से चलता है, किसी टीवी चैनल के प्रोग्राम से उससे नहीं चलता है, ना अखबार से चलता है। लेकिन बात है कानून को चलाने के लिए कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक कोई केस हाई प्रोफाइल हो गया उसके पीछे 10 दिन में अरेस्टिंग हो गई। और कितने इस देश में रेप के केस हैं जिनमें वर्कआउट नहीं हो रहे, जो रजिस्टर्ड हो नहीं पाते। कानून है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा हो, जो सजा है वो सबके लिए एक तरह की होनी चाहिए, जो कार्रवाई है वो सबके लिए एक तरह की होनी चाहिए। जेल में मुलजिम बंद है, वो ये कहते हैं हम तो जेल में हैं, लेकिन कलमानी छूट गया, कलमोड़ी छूट गए, डी राजा छूट गया और झारखंड का मुख्यमंत्री छूट गया। मेरी माँ की कहते हैं, मेरे वकील साहब, मेरी माँ की बीमारी में आप एंट्री बेल नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन डी राजा, कलमोड़ी और झारखंड के मुख्यमंत्री के झूठी बातों पर बेल हो जाता है, ओम प्रकाश चौटाला की बेल हो जाती है, उनके बेटे की बेल हो जाती है। कानून सबके लिए बराबर हो, न्याय की तराजू सबके लिए बराबर हो, उसमें भेदभाव अगर होगा तो देश में इसी तरह की और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, लोग नाराज होकर, क्रोधित होकर। अलका जी अब आपकी संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। आखिर क्यों महिलाएं करना चाहूंगी? नहीं, मैं एक ही कमेंट करना चाहूंगी कि अगर मुझे भगवान ने मौका दिया, अगर मुझे देश की पार्लियामेंट में आने का मौका मिला, मुझे इस कानून में बदलाव करने का मौका अगर एक बार मिल गया, तो वही पन्ना मैं बदलना चाहूंगी जो बार बार ये कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं ये कोशिश करूंगी कि 100 अपराधी भी ना छूटे और एक जो निर्दोष है उसको भी सजा ना हो, क्योंकि यही 100 अपराधी बाहर जाकर बार 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 अपराध करते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो गैंग रेप तक को अंजाम देते हैं। बिल्कुल।
सांसदों के बारे में भी जरूर ध्यान दीजिएगा। उन सांसदों को भी पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अलका लामा जी, जो संसद में समय का अभाव है, यहाँ सांसदों पर भी जरूर ध्यान देगा जो बलात्कार करके संसद में बैठे पहले उनके खिलाफ प्रोग्राम के अंत में समय का अभाव है यहाँ पर, नहीं तो मुद्दा बेहद गंभीर है और शायद ये चर्चा चले तो शायद सुबह भी हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा है। आपकी प्रतिक्रिया फैसल साहब यहाँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ कि राजनीतिक दलों की अगर इच्छा शक्ति ठीक हो जाए तो देश में सुधार तुरंत हो जाएगा। बस अगले दिन से हो जाएगी, कल लोग जनता सुधार देंगे। आप पहले पहले अपने को देखिए, राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए सब कुछ है। कानून तो बहुत है बने हुए, बिल्कुल कानून बहुत बने हुए हैं। आप तमाम लोग बिल्कुल ऐसी समस्या है राष्ट्र में बिल्कुल समाधान नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं समाधान होना बेहद जरूरी है। आप सब लोग चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आप सब लोगों ने अपना कीमती माफ कीजिएगा समय निकाला और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो एक बेहद गंभीर मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। नित रोज महिलाओं के साथ बलात्कार की वारदातें सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पर एक ठोस कानून, ठोस कदम उठने चाहिए जो फिलहाल नहीं उठ रहे और महिलाएं लगातार बलात्कार का शिकार हो रही हैं। इससे गंभीर मुद्दे पर हमने लगातार अपना चर्चा की और कहीं ना कहीं हल ये निकला है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की यहां पर कमी है। अगर वो हो जाए तो महिलाएं भी सुरक्षित हो जाएं। इसके साथ प्राइम मिनट में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। जो ब्रांडिंग क्रिकेट की होती थी या फुटबॉल की हुई, हॉकी की हुई, बैडमिंटन सबने खेला जरूर, लेकिन लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। चाहते हैं दिल में इसको, लेकिन उसकी जरा प्रॉपर ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। राजनीतिज्ञों से लोग अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो सम्मान था वो खत्म हो रहा है। आपके नाते, आप जैसे अगर नेताओं की हम बात करें तो वो सम्मान कहीं ना कहीं मेंटेन रहता। वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञों के प्रति और राजनीति दोनों के प्रति लोगों का सम्मान धीरे धीरे खत्म होता है। देखिए खास बात, सांसद और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।